आज इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। मैंने कहा था इससे पहले मेरे 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, इसमें लेसन 1 और 2, 3 को कवर किए थे। आज 4, 5 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम रिवर्स आपको करते हैं। जो चीज़ें आप भूल चुके हैं उसको एक बार हम याद दिलाते हैं, संख्याओं के प्रकार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है और इससे मैंने पहले भी कहा था कि 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले अगर संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या हमारे सामने आती है। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। शुरू कहां से होती है? 0 से। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए, इसकी छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। दूसरी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहां से? 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर हम सम संख्या की बात करते हैं, बहुत डिटेल से नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं उसको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। सम संख्या की बात करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम। और विषम क्या हो जाता है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए तो 2 सबसे छोटी संख्या है, और अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात किया जाए तो 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या की बात करते हैं हम लोग। अगर भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। वैसी संख्या जो एक और सेल्फ मतलब खुद की नंबर को छोड़कर किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे अगर हम मान लो कि 12 ले लिए और इस 12 में अगर हम ढूंढे कि ये किस किस संख्या से विभाज्य हो सकती है तो कौन कौन सी संख्या से भाज्य हो सकती है? देखिए, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी और 12 से होगी। यहां पर देखिए 1 से सारी संख्याएं, जितनी संख्या आप ले लीजिए, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, 1 से विभाजित होगा ही होगा। और सेल्फ नंबर ये खुद की संख्या से भी विभाजित होगी, चाहे वो आप भाज्य संख्या लीजिए, अभाज्य संख्या लीजिए, सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए। तो 1 और 12 मतलब खुद की 1 और सेल्फ नंबर को छोड़कर जो अन्य संख्याओं से विभाज्य हो जाए उसे हम क्या करेंगे? भाज्य संख्या। यहां पर देख रहे हैं कि भाज्य संख्या शुरू कहां से हो रही है? 4 से, क्योंकि उससे पहले अगर हम 1, 2, 3 की बात करें तो 1 को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती है, 2 को भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते और 3 को भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है? 4। ये ध्यान रखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी जाती है? 4। अगले पॉइंट पर आते हैं, अभाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य की बात करते हैं तो वैसी संख्या जिसे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना किया जाए। यहां पर भाज्य में क्या हो जाता है? किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य हो जाए, और ये किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो अगर हम अभाज्य की बात करते हैं तो देखो 1 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है। इसको किसी अन्य संख्या से हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। ये याद रखें कि 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, बल्कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। इस वजह से 1 अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। अगला आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसको थोड़ा सा आप डिटेल से जानिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखा जाए
जिस संख्या को p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। q नॉट इक्वल 0, कभी भी q 0 के बराबर नहीं होगा। q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स, ये कहना क्या चाह रहा है, अगर हम 4 ले लिए तो क्या 4 परिमेय संख्या है? 4 बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना। तो इसमें p भी आ रहा है, q भी आ रहा है, इसलिए 4 परिमेय संख्या है। अगर हम -4 की बात करें, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब है कि p और q दोनों मिल रहा है, इसलिए ये होगा परिमेय संख्या। अगर हम 2/3 ले लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये तो है ही, 100% है 2/3, क्योंकि 2 क्या है? p का वैल्यू, और q क्या है? 3 क्या है? q का वैल्यू। तो p/q के रूप में इसे हम लिख रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब कुछ डाउट्स चीजें इसमें रहती हैं, उन डाउट्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर 2 अंक हम लिख रहे हैं, 0/5 और 5/0। ध्यान दें, अगर 0/5 लिखते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो 0/5 बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q, p का वैल्यू 0 के बराबर है, q का वैल्यू 5 के बराबर है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन 5/0 ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p का वैल्यू 5 हो रहा है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में? q नॉट इक्वल 0, q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो q इज इक्वल 0 हो रहा है। इस वजह से यह परिमेय संख्या 5/0 नहीं मानी। लेकिन सिर्फ अगर आप 0 लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या है। 0 लिख देते हैं तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या में आप इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ और संख्याएं हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं। अगली संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या। परिमेय इससे पहले देखे, अब अपरिमेय देखें। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या को रूट के रूप में लिखा जाए, जिस संख्या को रूट के रूप में लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ध्यान रहे, रूट का मतलब क्या होता है कि उसके रूट को डिफाइन ना कर किया जा सकता है, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर √16 लिखते हैं और √15 लिखते हैं तो √16 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगी, √15 होगी, क्योंकि √16 को अगर हम डिफाइन करते हैं तो 4 आ जाता है। इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि ये परिमेय संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ये चीज पर ध्यान रखें कि अंडर रूट वाली संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अंडर रूट को सॉल्व ना किया जाए, वो टूटे ना, उसको डिफाइन ना किया जा सकता है, वही संख्या अपरिमेय मानी जाएगी। या फिर एक चीज यहां पर और ऑब्लिक करके हम दिए कि अशांत, अगर कोई संख्या अशांत प्रवृत्ति की होती है तो भी वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। अगर अशांत होती है, इसका मतलब क्या है? आप देखें होंगे 10/3, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, 3 3 जा 9, 1, 3 3 जा 9, ये चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। और इस प्रवृत्ति को, जो लगातार रिपीट हो संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत प्रवृत्ति की संख्या कहते हैं। तो अगर इस प्रकार की संख्या है तो भी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं पाई, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखें कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई के वैल्यू को अगर आप लीजिएगा और उसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा तो वह अशांत प्रवृत्ति का होगा। इस वजह से पाई को हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं, इसके बाद अगली संख्या, ये लास्ट संख्या है, पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार जितनी संख्याएं ले लीजिए आप, चाहे वो धनात्मक ले लीजिए, ऋणात्मक ले लीजिए, शून्य ले लीजिए, सारी संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। आगे बात समझिए, ये संख्याओं के प्रकार थे।
अब जब हम संख्याओं के प्रकार देख ही लिए हैं तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। भाज्यता का नियम, ये हम ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछेगा सक्षमता परीक्षा कि भाज्यता का नियम, ये आपको जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले लीजिए 4 5 0 3 2 ले लिए, यहाँ पर 4 5 6 0 5 ले लिए, 3 2 9 4 9 4 ले लिए, 3 अंक यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं ले लिए। और यहाँ पर हम ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या फिर से देखिए बात करिए, यहां पर अब भाज्यता के नियम, एक ट्रिक हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि भाज्यता का ट्रिक क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, संख्याओं से रिलेटेड है, इसको भी जानना जरूरी है। इस पर भी क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर हम कुछ संख्याएं ले लिए, इन संख्याओं में हमने ये पूछ दिया, मेरा पहला प्रश्न है कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक, 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो आपको 2 से विभाज्यता का नियम, ट्रिक पता होना चाहिए, 3 से विभाज्यता का ट्रिक पता होना चाहिए, 4 से विभाज्यता का ट्रिक पता होना चाहिए। ये ट्रिक पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं। आप डिवाइड करके देखिएगा, 4 एग्जांपल्स, 4 ऑप्शंस रहेंगे, क्या चारों ऑप्शंस को आप डिवाइड करके देखिएगा तो एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दीजिएगा, जबकि आपके पास तो उतना समय है नहीं पर्याप्त, आपको 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 2 का नियम क्या होता है, अगर इनमें से हमको ये पता लगाना है कि ये 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, तो 2 का नियम होता है जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सिंपल। अब आप देख रहे हैं किसके अंत में 0 2 4 6 8 है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आपसे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, आप देख के बता सकते हैं इसके अंत में 2 है, इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 3 है, तो जिस संख्या के अंत में 2 आ रहा है वो क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगला ट्रिक देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर हम 3 से ढूंढना चाहते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 3 से क्या होगा, आप क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लें, सभी अंकों को जोड़ दें, जोड़ दें। अब देखिए सभी अंकों को जोड़ दीजिए, मान लीजिए हमको इसको चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 3 12 2 14, 14 क्या 3 के टेबल में आएगा, तो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये 3 से विभाजित नहीं है। समझ रहे मेरी बात। अब दूसरे को ट्राई करते हैं, इसको भी जोड़ के देखो, 4 5 9 6 15 और 5 20, क्या 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 20 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं है। तीसरा देखते हैं, 3 2 5 9 5 14 4 18 3 21, क्या 3 के पहाड़े में 21 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, 3 7 21, अर्थात ये 3 से विभाजित होगी पूरी संख्या। समझ रहे, आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम क्या है भाई, 4 का नियम भी जरा देख लो। तो 4 का क्या नियम होता है, जिस संख्या में अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपको देखना है, ठीक है, अंतिम 2 अंक। तो देखिए जरा, अंतिम 2 अंक 32 5 43, अगर उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ स्पष्ट देखना है कि 32 अंतिम 2 अंक क्या है, 32, तो 4 के टेबल में 32 आता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर। आगे देखते हैं 5 का रूल क्या होता है। तो 5 का रूल क्या होता है, जिसके अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए कि इन तीनों में से किसके अंत में 0 या 5 है, तो इसके अंत में 0 या 5 है, इसका मतलब है ये संख्या 5 से विभाजित होगी। और भी है, 6 के भी रूल है, 7 के भी रूल है, बस आप 5 तक देखिए, आगे अगर जरूरत पड़ा तो फिर हम इसको 6 7 8 के भी रूल हम आपको बता देंगे।
आगे बढ़ते हैं। ये आज के संख्याओं के बारे में जो डिटेल्स हमको जानना था 1, 2, 3 चैप्टर में देख चुके, और कुछ बची हुई चीजें थी उसको भी मैंने क्लियर करवा दिया। अब हम लोग लेसन 4 और 5 में जाते हैं। क्लास 6 के 4 और 5 लेसन में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग लेसन में आते हैं। तो लेसन में पहला वृत्त के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी चीजें हैं उतनी भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर वृत्त की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर 4 डायग्राम, अलग अलग 4 डायग्राम बनाए और इन चारों डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए वृत्त की जो जहाँ पर मेरी पेन घूम रही है, इस भाग को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक तार ले लेते हैं और तार की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है और इसको मोड़कर हम एक वृत्त बना देते हैं, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर की। समझ रहे हैं? दूसरा यहाँ पर इस ये पॉइंट जो मध्य में है, इसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं दूसरे डायग्राम में। ये पहला डायग्राम समझ में आ गया। पहले डायग्राम में हमने केंद्र बताया, केंद्र किसे कहते हैं, और दूसरा परिधि किसे कहते हैं। ये परिधि हो गया और ये केंद्र। अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं कि दूसरे डायग्राम में क्या है, तो दूसरे डायग्राम में आप देखें 2 चीज यहां बताने की कोशिश की है हम। अगर केंद्र से परिधि की दूरी को लिया जाए, केंद्र से परिधि की दूरी को लिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, रेडियस डिनोटेड बाय आर, इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, आर से इसका संकेत है। ठीक है, अगर हम एक परिधि से दूसरी परिधि के बीच की दूरी को अगर ले लें, कुल दूरी को, तो ये क्या हो जाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर और डिनोट करते हैं इसे डी से। 2 चीज अब हमेशा याद रखिएगा कि व्यास की अगर बात करते हैं तो देखो एक त्रिज्या और ये एक त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? व्यास। इसका मतलब है कि b इज इक्वल हम 2r लिख सकते हैं, या r इज इक्वल हम d/2 लिख सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। d इज इक्वल 2r और r इज इक्वल d/2। r इज इक्वल d/2। ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरे पोजीशन पर आइए, तीसरे डायग्राम पर आइए। तो तीसरे डायग्राम पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमने एक सेंटर, एक केंद्र से 2 तरफ रेडियस खींचा है, 2 तरफ त्रिज्याएं खींची है। तो जब त्रिज्याओं से एक, आप देख रहे हैं त्रिज्याओं से एक नया डायग्राम छोटा सा बन रहा है। ये क्या है? वृत्त का एक भाग है, लेकिन ये वृत्त का भाग जो है वो भाग किसके कारण बना है? इन त्रिज्याओं के कारण बना है। इसलिए इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहा जाता है। पूरे भाग को क्या कहेंगे हम? त्रिज्या खंड कहेंगे, सेक्टर कहा जाता है इसको। आगे बात समझो। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो ये हमने वृत्त का एक छोटा सा भाग लिया है। मान लीजिए हम A से B तक, यहां से, ये इसको हम कलर भी कर दिए, ये देखो इसको कलर भी कर दिए। तो यहाँ पर 2 चीज आपको दिखाई देगी। एक तो जो भाग हम कलर कर रहे हैं A से B तक, इस यहां से लेकर यहां तक के भाग को हम क्या कहेंगे? तो इस भाग को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर इस पूर्ण भाग को ले लें, पूरे भाग को अगर हम ले लें, तो इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब ये बेसिक चीजें आपको पता होगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये बात याद रखिए। क्वेश्चन हम पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं अब बहुत कुछ हम जानने लगे। लेकिन पहले बेसिक क्लियर कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना बेवकूफी होता है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे या क्वेश्चन हम यहाँ पर चार्ट को लिख दिए, आपको बताने लगे कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी भी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी बुक से पढ़िए, किसी कंपटीशन की बुक से पढ़िए, वो कभी भी वो क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। आपकी बेसिक मेमोरी को जांच करना चाहेगा,
बेसिक चीजों को पूछेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया, जीवा हो गया। तो वृत्त में बस इतनी सारी चीजें होती है। मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। कुछ फॉर्मूला है थोड़ा बहुत, उसको आप याद कर लीजिएगा। पहला, जैसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद रखिए। अच्छा, पाई क्या होता है, हमेशा आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, पाई कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। नियतांक का मतलब हो गया कि त्रिज्या और ये जो परिधि है उसके अनुपात को नियतांक कहा जाता है, और वही नियतांक पाई कहलाता है। ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, हम बता देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यही तो बेसिक चीज होती है कि छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर देगा। अब देखिए पाई यहाँ पर है, तो भैया पाई क्या है, पाई क्यों लिखा जाता है, तो पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आता कहां से है, तो वृत्त के त्रिज्या और उसकी जो परिधि होता है उसके अनुपात को ही नियतांक के रूप में बताया जाता है। यहाँ पर नियतांक के रूप में डिनोट किया जाता है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमने क्षेत्रफल नहीं बताया, तो देखिए ये पूरे भाग कौन क्षेत्रफल है, वृत्त परिधि के अंदर जितना भी भाग हो गया उस पूरे भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा वृत्त की परिधि, क्या आएगी, परिधि। तो परिधि इज इक्वल क्या आ जाता है, 2 पाई आर। आर आपको पता है, पाई बता ही दिए। और क्या आ सकता है, अच्छा त्रिज्या खंड की यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक फॉर्मूला यहां से भी बन जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और कभी-कभी आप देखते हैं पाई, एग्जैक्टली जो पाई होता है, पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, अगर एंगल से हम लेते हैं तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी याद रखिए, पाई इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं आप, उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 90 डिग्री दे देगा कि 90 डिग्री को दूसरे रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, तो π/2 के रूप में लिख सकते हैं, π/4 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वृत्त के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा एंगल के बारे में जानते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है और सारी चीज़ों को क्लियर करवाना भी ज़रूरी है। अच्छा, इतना मेहनत के बावजूद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जो बूस्टर आपको देना चाहिए वो बूस्टर हमें आप दे नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आज 5 लेसन ये 4-5 लेसन का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेसिक चल रहा है। इसको क्लियर होने के बाद, 4-5 लेसन के कंप्लीट होने के बाद, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि 5 लेसन, हर एक 5 लेसन के बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपके अपने वीडियो में क्वेश्चंस को पहले हम छोड़ देंगे एक दिन के लिए, आप पूरे बैठकर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरे दिन जब आएंगे तो उस 50 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे और सबको आपको बताएंगे कि आंसर क्या होगा, और जो हमको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको बनाकर भी यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 1 to 5 तक कवर हो जाएंगे क्लास 6 की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण के बारे में भी इस लेसन में बात की गई है, थोड़ा कोण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एंगल, तो कोण में सबसे पहले कोण के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रकार, ठीक है। कोण के प्रकार देख लेते हैं। तो कोण के प्रकार की बात किया जाए तो सबसे पहले न्यून कोण आता है, ठीक है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखने में नहीं जा रहे, आप लोग को पता होगा, सिर्फ हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री हो, ठीक है। 0 से 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब है कि 0 से 90 का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, और एटलीस्ट हार्डली 89 डिग्री हो सकता है। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ये सारे इतने इसके बीच में जितने एंगल आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। दूसरे आते हैं समकोण पर।
अगर हम समकोण की बात करते हैं तो समकोण किसे कहेंगे? जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या होगा? समकोण होगा। एक ही एंगल सिर्फ 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। तीसरा हम लोग आते हैं, समकोण के बाद आपका क्या आ जाएगा? अधिक कोण आ जाएगा। तो अधिक कोण किसे कहेंगे? अधिक कोण किसे कहेंगे? जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक, मतलब 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में हो तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जैसे 91, 92 से लेकर कहां तक? 179 डिग्री तक, ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। चौथा आ जाता है, अधिक कोण के बाद आपके सामने ऋजु कोण आता है। ऋजु कोण, तो ऋजु कोण किसे कहेंगे? जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, एक्जेक्टली एक ही एंगल होता है, जैसे यहाँ समकोण में एक ही एंगल होता है, इसमें भी एक ही एंगल होता है 180 डिग्री, उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। अच्छा, ऋजु कोण को सरल कोण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सरल कोण, कभी कभी ऋजु कोण की जगह पर सरल कोण पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऋजु कोण को सरल कोण भी कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पांचवा आ जाता है प्रतिवर्ती कोण। क्या आ जाता है? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे भैया? तो जिस कोण का मान 180 से 360 के बीच में हो, मतलब 181, 182 से लेकर 359 डिग्री तक के सारे कोण को क्या कहा जाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा। आगे फाइनली अगर हम देखें, एक दो कोण और हमारे सामने आएंगे, पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो कोण को आपस में मिला दिया जाए और उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाएगा। दो कोणों को आपस में, कोई भी दो कोण, लेकिन उन दोनों का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? पूरक कोण होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि पहला अगर 40 डिग्री ले लिए, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, अर्थात 40 और 50 क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। सातवां आपका है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण, जब दो कोणों को आपस में मिलाया जाए, उसका वैल्यू 180 के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर एक कोण 110 ले लिए तो दूसरा 70 डिग्री होगा, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 180 पूरा हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। तो ये कोणों के प्रकार थे। आज कोणों के प्रकार को हमने देखी है। तो जो बेसिक चीजें थी लेसन 1 से लेकर 5 तक, सारी बेसिक चीजों को क्लास 6 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल जो मेरा वीडियो अपलोड होगा वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से ध्यान देकर, तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा। ठीक है, और आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके दूसरे दिन जब हम आएंगे तो दूसरे दिन जो वीडियो अपलोड करेंगे 1 बाय 1 हम आपको बनाकर दिखाएंगे, आपको आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, आप उसको मिलाएंगे और फिर हमको कमेंट करके बताएंगे कि आपने 50 में कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व, कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ और किसमें प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।